हेलो स्टूडेंट, बायोटेक एंड इट्स एप्लीकेशन के चैप्टर में अब तक हम चैप्टर के दो मेजर एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन एग्रीकल्चर एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक इन मेडिसिन। ओके, चैप्टर में यही दो मेजर पार्ट हैं। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ एग्जाम्पल बेस्ड पार्ट है, वो हम और डिस्कस कर लें। इन दोनों एप्लीकेशन के बाद हमें तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, मतलब ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक एनिमल एंड ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स। ठीक है, इनमें हमने कौन कौन से मेजर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए हैं, वो किस किस पर्पज से बने हैं, थोड़ा एग्जाम्पल वाला पार्ट है जो डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, ट्रांसजेनिक प्लांट के एग्जाम्पल हम ऑलरेडी एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के साथ पढ़ चुके हैं। तो एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन में जो हमने अलग अलग तरह की क्रॉप्स बनाई थी, उसमें हमने जो नाम बताया वो सब ट्रांसजेनिक प्लांट्स ही, तो वो तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स का भी कुछ पार्ट हम यहाँ पर लेते हैं। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स को एनसीईआरटी ने अलग से न दिया है, वो वैसे ही साथ साथ में आ जाता है। तो हम ट्रांसजेनिक पहले एनिमल्स की बात करेंगे, फिर माइक्रोब्स की बात करेंगे। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि हमने जो मेडिकल एप्लीकेशन जो पढ़ा था उसमें एनिमल्स के सीधे नाम नहीं थे। अब कुछ ट्रांसजेनिक एनिमल और वो किस पर्पज से बने हैं, क्या उनका यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, इन ब्रीफ थोड़ा सा हम ध्यान रख लें। वैसे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बने हैं, वो बने हैं माइक्रोब। माइक्रोब में जीन ट्रांसफ़र करना कंपैरेटिवली इजी है। सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स बैक्टीरिया बने। उसके बाद सेकंड नंबर पर ट्रांसजेनिक प्लांट आते हैं, कुछ वेक्टर्स हैं, टीआई प्लाज्मिड वगैरह जो इजीली जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं। और सबसे कम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अगर कोई बना है तो वो एनिमल्स है। एनिमल में कई तरह की दिक्कत, एनिमल में वेक्टर नहीं है बहुत अच्छे से, एनिमल में जीन ट्रांसफ़र भी मुश्किल है, फिर एनिमल की सेल में क्लोनिंग नहीं होती, एनिमल क्लोन भी होना मुश्किल होता है, इसलिए हमें सबसे कम ट्रांसजेनिक एनिमल मिले हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल और कौन कौन से किस पर्पज से बनाए गए हैं, ठीक है, मैंने कहा लीस्ट इन नंबर एज कम्पेयर टू अदर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। दूसरे जो बाकी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके कंपैरिजन में ये सबसे कम लीस्ट इन नंबर, प्लांट और माइक्रोब के कंपैरिजन में। ठीक है, देन एक और चीज़ देखिए, जितने ट्रांसजेनिक एनिमल बने हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो ट्रांसजेनिक एनिमल बने वो बने माइस। मोर देन 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है। जितने ट्रांसजेनिक एनिमल बने उनमें से 95% ज़्यादा तो माइस बने हैं। ठीक है, सम अदर एनिमल्स हैव आल्सो बीन डेवलप्ड। कुछ बड़े लार्जर एनिमल भी बनाए गए हैं, जैसे शिप, गोट, काऊ, पिग, फिश, इस तरह के, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन से हैं, माइस। अब देखिए, कॉमन सेंस की भी दिमाग लगाएं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं कि ट्रांसजेनिक माइस अगर बनाए होंगे तो किस पर्पज से बनाए होंगे। ठीक है, माइस एक छोटा सा एनिमल है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स में खूब काम आता है। अगर आप माइस में जीन ट्रांसफर कर रहे हो तो अंडरस्टूड सी बात है कि माइस में जीन ट्रांसफर कोई लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए तो नहीं हुआ होगा। छोटे से माइस में बहुत लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर भी नहीं सकते, तो फिर माइस इतने सारे क्यों बने होंगे। सीधा सा जवाब है, इतने सारे जो ट्रांसजेनिक माइस बने वो बने रिसर्च वर्क में, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में। इसका मतलब एनिमल्स में जो माइस इतने सारे जो बने वो तो मेनली रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पार्ट से बने हैं। ठीक है, वैसे भी देखिए, अगर किसी चीज़ का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होता है तो हम एनिमल को प्रेफर ही नहीं करते। एनिमल की बजाय हम लार्ज स्केल के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं माइक्रोब्स को। माइक्रोब में क्या जीन ट्रांसफर भी आराम से हो जाता है और फिर बड़े बायोरिएक्टर में कल्चर हो जाता है। माइक्रोब नहीं तो फिर हम प्लांट में करते हैं, प्लांट में भी जीन ट्रांसफर हो जाता है और आप एग्रीकल्चर के साथ ग्रो कर लो। तो लार्ज स्केल के लिए ये दो ज़्यादा प्रेफरेंस है। एनिमल्स में अगर लार्ज स्केल के लिए कुछ प्रोड्यूस करना तो भी माइस तो कम से कम नहीं होगा, फिर कोई बड़ा एनिमल लेना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत तो प्रोडक्शन हो उसमें। और इसलिए जो ये लार्जर एनिमल है, शिप, गोट, काऊ, ये सब प्रोडक्शन पर्पज से बने। माइस में कोई चीज़ प्रोडक्शन पर्पज से नहीं बनती, वो एक्सपेरिमेंट और रिसर्च वर्क से बनती है। ठीक है, नाउ यूजेस एंड एप्लीकेशन, कि हम ट्रांसजेनिक एनिमल को किन किन जगह यूज़ करते हैं, किस किस पर्पज से उनको बनाया गया है, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। हमें एनसीईआरटी में 5 अलग अलग एप्लीकेशन दिए हैं। ठीक है, हम एक एक करके वही लेते हैं और हर एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो यूज़ है फॉर द प्रोडक्शन, देखिए पहला ही हमने क्या लिया है, प्रोडक्शन। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कुछ इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर हमें कुछ प्रोडक्ट बनाना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है लार्ज स्केल, अगर वो एनिमल में कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि पर्टिकुलरली इस एप्लीकेशन में एक भी माइस नहीं होगा। हालांकि 95% ज़्यादा माइस हैं, लेकिन वो इस काम के लिए नहीं है। तो इसमें तो अपने जो भी ये दूसरे एनिमल आएंगे,
तो कुछ एनिमल में भी जीन ट्रांसफर हुआ है प्रोडक्शन के लिए, हालांकि वो कम है लेकिन बनाया गया। ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अदर कमर्शियल प्रोडक्ट। इसमें हमने कुछ मेडिसिन बनाई हैं, कुछ अदर कमर्शियल प्रोडक्ट बनाए हैं। इनके मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ 7-8 एग्जाम्पल बताऊँगा। हम एक टेबुलेटेड फॉर्म में ध्यान रखें, वैसे तो एग्जाम्पल और भी ज़्यादा हैं। सेलेक्टिवली हम लोग जिन जिन एग्जाम्पल्स को एग्जाम में पूछा गया है उन्हीं को बता रहे हैं। ये एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं कि सारे एनसीईआरटी में हों, कुछ हैं कुछ नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्जाम में आए हैं। ऐसा नहीं है इस चैप्टर में कि जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में है वही पूछा जाता है, नहीं। इसलिए कुछ, क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज की चीज़ है, बहुत रिसेंट चीज़ है, वैसे भी आनी चाहिए। ठीक है, तो एक टेबुलेटेड फॉर्म में आप देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, कौन सा उसमें जीन ट्रांसफर हुआ और किस पर्पज से हुआ है। तो इस तरह से एक टेबल की फॉर्म में याद रख सकते हैं। ट्रांसजेनिक शिप की बात करें सबसे पहले, ट्रांसजेनिक शिप में हमने ह्यूमन का ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 फैक्टर 9 जीन ट्रांसफर किया है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 फैक्टर 9 जीन, और ये शिप में ट्रांसफर किया है। ह्यूमन का जीन शिप में ये जीन एक्सप्रेस होता है और ह्यूमन के क्लॉटिंग फैक्टर बनने लगते हैं, और ह्यूमन के ये क्लॉटिंग फैक्टर शिप के मिल्क में हमें वापस ऑब्टेन होते हैं, और शिप के मिल्क से इनको हम सेपरेट कर लेते हैं। और ये कहाँ काम आते हैं, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, हीमोफीलिया में। हीमोफीलिया में क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होते हैं, तो आजकल बायोटेक से इस तरह से क्लॉटिंग फैक्टर बना करके हीमोफिलिक पेशेंट को दिया जा सकता है, तो उनकी क्लॉटिंग कराई जा सकती है, उनको बचाया जा सकता है। सो दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। ठीक है, तो ह्यूमन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के जीन शिप में ट्रांसफर किए, शिप से इनको ऑब्टेन करके हीमोफीलिया के अगेंस्ट यूज करते हैं। सेम इसी तरह से एक और एग्जांपल है ट्रांसजेनिक शिप का ही, ह्यूमन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जीन। ठीक है, एंटीट्रिप्सिन जो होता है ये भी एक मेडिसिन की तरह काम आता है, और ये काम आता है एम्फाइसीमा की ट्रीटमेंट में, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फाइसीमा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं नॉर्मली इन एनिमल के मिल्क से, बॉडी से ऑब्टेन होती हैं, और उनको सेपरेट करके एज ए मेडिसिन काम में लेते हैं। ये शिप के एग्जाम्पल थे एक दो। ऐसे काऊ के एग्जाम्पल देखिए, ट्रांसजेनिक काऊ विद ह्यूमन लैक्टोफेरिन जीन। लैक्टोफेरिन जीन एक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, और इसका जीन काऊ में ट्रांसफर किया, और काऊ के मिल्क से इस लैक्टोफेरिन को निकाला गया। ये जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर के कंट्रोल में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये डिजीज आपको जेनेटिक्स के चैप्टर में पढ़ाई भी गई है। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसमें आयन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में, और थिक म्यूकस बढ़ जाता है लंग्स में। इसके ट्रीटमेंट में लैक्टोफेरिन यूज होता है, जो हम काऊ में जीन ट्रांसफर करके बना रहे हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसी तरह से काऊ का, ये ट्रांसजेनिक काऊ विद ह्यूमन लेक्टा एल्बुमिन जीन। लेक्टा एल्बुमिन जीन, दिस इज यू कैन से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और इस काऊ का नाम ध्यान रखना, रोजी काऊ। ये एग्जाम में एक से ज़्यादा बार आ चुका है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये। ठीक है, रोजी काऊ को बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, रोजी नाम कॉमन नाम दिया गया, इसमें लेक्टा एल्बुमिन का जीन ट्रांसफर किया गया। ये लेक्टा एल्बुमिन काऊ के मिल्क में आया, काऊ के मिल्क में हाई लेक्टा एल्बुमिन मिला इस जीन की वजह से। अच्छा, इसको मिल्क से सेपरेट करने की भी जरूरत नहीं, इस काऊ मिल्क को इन्फेंट्स को पिलाया जाता है, बेबीज को फीडिंग के लिए रहता है। और ये लेक्टा एल्बुमिन इन्फेंट्स की ग्रोथ को एनहांस करता है, तो ये एक तरह का न्यूट्रिशियस मिल्क है जो डायरेक्ट इनको इन्फेंट्स को फीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में इसकी कंसंट्रेशन तक दी हुई है, इट प्रोड्यूसेस न्यूट्रिशियस मिल्क rich in lactalbumin 2.4 ग्राम पर लीटर एंड इट इज यूज फॉर इन्फेंट्स फीडिंग। इन्फेंट की फीडिंग में ये काम आता है। ठीक है, रोजी काऊ का ये एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा। कॉमन नाम भी, कौन सा जीन ट्रांसफर हुआ, किस पर्पस से हुआ। और कुछ एग्जांपल देखते हैं शिप और काऊ के बाद। गोट के कुछ एग्जांपल है, ट्रांसजेनिक गोट विद टीपीए जीन। टीपीए जो होता है अ वेरी यूजफुल कंपाउंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये एक और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है, और स्पेशली हार्ट पेशेंट के लिए। वैसे ये बैक्टीरिया भी बनाता है स्ट्रेप्टोकाइनेज के नाम से। ठीक है, और टीपीए जो है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, इसका जीन गोट में ट्रांसफर किया, और गोट के मिल्क से हमें ये वापस प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या काम आता है, ये एज ए मेडिसिन काम आता है हार्ट पेशेंट के लिए। और ब्लड वेसल्स में और हार्ट में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं, ब्लड क्लॉट्स जो बन जाते हैं, उन क्लॉट को डिजोल्व करता है। इसको क्लॉट बूस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मायोकार्डिक इन्फ्रेक्शन और जो हार्ट फेलियर के केसेस हैं, वहाँ ये इंपॉर्टेंट मेडिसिन की तरह काम आएगा, और क्लॉट डिजोल्व करने में काम आता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड टू डिजोल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स में बनने वाले ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करता है टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। क्वाइट यूजफुल मेडिसिन।
ठीक है, गोट में इसका जीन ट्रांसफर किया है। ऐसे ट्रांसजेनिक गोट का एक और एग्जाम्पल है स्पाइडर जीन। देखिए अभी तक जो 5 एग्जाम्पल मैंने बताया ये सब के सब मेडिसिनल पर्पज से हैं। ये एक कमर्शियल एग्जाम्पल स्पाइडर जीन। स्पाइडर में आपने देखा होगा, स्पाइडर में प्रोटीनेशियस एक फिलामेंट बनता है जिससे मकड़ी अपना जाला बनाती है, और मकड़ी के जाले के फिलामेंट के बारे में कहा जाता है कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, स्पाइडर के जो नेट होता है उसके फिलामेंट की स्ट्रेंथ स्टील से भी ज़्यादा बताई जाती है। अब कहेंगे कि स्टील से ज़्यादा, मकड़ी के जालों को तो हम एक झाड़ू घुमाते हैं साफ हो जाता है, ऐसे नहीं दिखती स्ट्रेंथ। जिस डायमीटर का वो फिलामेंट है उसी डायमीटर का आप स्टील का वायर बनाइए, फिर आप देखो वो फिलामेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है स्टील का वायर की नहीं है इतनी स्ट्रेंथ। तब ये सोचा गया कि अगर स्पाइडर के फिलामेंट को हम बल्क में लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करें और उसकी वीविंग करके थ्रेड वेड बनाए तो ये थ्रेड भी बहुत मजबूत होगा और उससे कई यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं जिसकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी। इस पर्पज से कनाडा में ये एक्सपेरिमेंट किया गया और स्पाइडर के जीन को गोट में ट्रांसफ़र किया गया। गोट की बॉडी हेयर्स में और गोट के मिल्क में हमें वो फिलामेंट प्रोड्यूस हुआ। वहाँ से इसको सेपरेट करके इसकी वीविंग करके थ्रेड बनाए गए। इसके थ्रेड से बहुत सारी चीज़ें बनी, इससे बहुत ही मजबूती वाले क्लॉथ बने, कपड़े बनाए गए। ठीक है, ये क्लॉथ इसके साथ साथ में इस थ्रेड से रोप बनी बड़ी बड़ी जो शिप के एंकरिंग के लिए काम आती है, जो पानी के बड़े बड़े जहाज होते हैं। ठीक है, इससे स्पोर्ट्स गुड्स बनते हैं, स्पोर्ट्स आइटम बनते हैं। ठीक है, टेनिस का जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का जो टेनिस है उसका जो थ्रेड वायर आता है उसमें ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, मेडिकल सर्जरी के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कई सारे ऐसे थ्रेड है जहाँ मजबूती चाहिए, बॉडी में मैश लगती है वगैरह, वहाँ यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स आर्टिकल्स, मेडिकल आर्टिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आर्मी की यूनिफॉर्म बन सकती है इस कपड़े से क्योंकि बहुत मजबूत होता है ये। तो इस तरह से इसके मल्टीपल यूजेस हैं। ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है कि हम इस तरह से स्पाइडर के इस फिलामेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो इससे थ्रेड बनाए जाते हैं, थ्रेड फॉर्म्स विच आर यूज फॉर क्लॉथ एंड अदर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ये मेडिसिनल यूज़ नहीं, ये कमर्शियल यूज़ है। ठीक है, हो सकता है ये माना भी जाता है कि स्पाइडर के जीन को गोट में डालने का ये आइडिया कहीं स्पाइडर मैन से तो नहीं आया। एक हम सुनते हैं स्पाइडर मैन, ठीक है, लेकिन स्पाइडर मैन हमारी इमेजिनेशन है केवल। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन स्पाइडर गोट शायद उसी से इंकरेज होकर बना, बट ये रियलिटी, ये हकीकत है। हालांकि ये स्पाइडर गोट स्पाइडर मैन के जैसी तो नहीं है कि केवल हाथ ऐसे करते फिलामेंट आ जाए, लेकिन इससे फिलामेंट प्रोड्यूस हुआ जरूर है और ये फिलामेंट कमर्शियली कई चीज़ें बनाने में काम आ सकता है। तो ये एक फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है कि आगे चल के इन चीज़ों से कई सारी चीज़ें बन सकती है। ठीक है, और देखिए गोट के बाद में पिग के एग्जाम्पल में ट्रांसजेनिक पिग देखें, ह्यूमन एंटीजन जीन, ये एक और बड़ा अच्छा एप्लीकेशन है। ऐसे कुछ ट्रांसजेनिक पिग तैयार किए गए जिसमें ह्यूमन के बॉडी एंटीजन के जीन डाले। देखिए हर स्पीशीज की सेल पर, उनकी बॉडी और उनके सेल पर कुछ स्पेसिफिक एंटीजन होते हैं जिससे वो ऑर्गेनिज्म, वो स्पीशीज रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, और हमारी बॉडी में भी एक एंटीजन एंटीबॉडी सिस्टम है। हमारी बॉडी अपने एंटीजन को पहचान लेती है, बाहर से आने वाले एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, इम्यूनिटी हमारी। ठीक है, हमने पिग में एंटीजन के जीन क्यों ट्रांसफर किए? क्योंकि अब क्या हुआ, इन पिग के जो ऑर्गन होंगे इन पर ह्यूमन लाइक एंटीजन बनेगा और इनके ये ऑर्गन काम आएंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ये जो ट्रांसजेनिक पिग हैं, देयर ऑर्गन कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन। और जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो ऑर्गन स्कैरसिटी है उसको ये ओवरकम कर सकते हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो सुना ही होगा, और जब हम एक ऑर्गन दूसरे में लगाते हैं तो दो समस्याएं रहती हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में एक तो प्रॉब्लम है रिजेक्शन की, क्योंकि दूसरा कुछ लगाएंगे, किसी और ह्यूमन का भी लगाते हैं तो बॉडी रिजेक्ट कर देती है। तो खैर ऐसे केस में फिर उसको बॉडी में एक्सेप्ट कराने के लिए हम इम्यूनोसप्रेसिव देते हैं और पूरा एक तरीका है। तो एक तो रिजेक्शन की प्रॉब्लम है, उसको समाव ओवरकम करते भी हैं। दूसरी प्रॉब्लम है ऑर्गन अवेलेबिलिटी की। ठीक है, ऑर्गन अवेलेबिलिटी अब ये मेजर प्रॉब्लम है क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन अवेलेबल होना मुश्किल काम है। ठीक है, और चलो अगर कोई ऑर्गन मल्टीपल या एक से ज़्यादा है बॉडी में तो फिर भी शायद अरेंजमेंट हो जाए। जैसे सबसे ज़्यादा डिमांडिंग ऑर्गन होता है किडनी, तो किडनी तो फिर भी मिल जाती है गनीमत, इसलिए क्योंकि किडनी दो होती है। तो एक खराब हो जाती तो हम एक से काम चलाते हैं, और अगर दोनों खराब हो जाती तो किसी और से भी एक कोई दे दे, आपको डोनेट कर दे, क्योंकि उसके पास भी दो है। तो एक से ज़्यादा ऑर्गन है इसलिए अरेंजमेंट हो जाता है। या फिर ऑर्गन में रीजनरेशन हो, जैसे कि लीवर, तो लीवर का थोड़ा सा पोर्शन निकाल के लगा दिया तो लीवर रीजनरेट हो जाता है। लेकिन जो ऑर्गन सिंगल ऑर्गन है उनमें ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ ऑर्गन अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल है। जैसे कि हार्ट, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन तो होता है लेकिन हार्ट अवेलेबल भी तो होना चाहिए। अब हार्ट ऐसे को देता है
मैं हर्ट की बात कर रहा हूँ, मेडिकल हर्ट, आप कुछ और ना समझें, ठीक है। हर्ट अवेलेबल, अब देखो हर्ट ट्रांसप्लांटेशन में मान लो किसी की इमीडिएट डेथ हुई है, तो वो मरते मरते कहीं आपको अपना हर्ट दे जाए, बाकी तो हर्ट मिलता ही नहीं, ठीक है। ऐसे केस में जब ऑर्गन अवेलेबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसे केस में फिर अदर एनिमल के हर्ट और दूसरे ऑर्गन लगाने की कोशिश की गई और सक्सेसफुल भी हुए हैं। जैसे पिग के लगाए, पिग का हर्ट लगाया गया, इस तरह की कोशिश की गई। अब क्या होता है, जब आप ह्यूमन टू ह्यूमन लगा रहे हो तब भी रिजेक्शन की दिक्कत है, तो जब आप पिग का लगाओगे ऑर्गन तो और ज्यादा रिजेक्शन होगा, बिल्कुल डिफरेंट स्पीशीज हो गया। तो पिग का ऑर्गन अच्छे से एक्सेप्ट हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, पिग में एंटीजन जीन डाल देते हैं, ह्यूमन एंटीजन जीन। अब इसके ऑर्गन में ह्यूमन लाइक एंटीजन होंगे, तो जब आप इसका ऑर्गन लगाओगे तो इसके रिजेक्शन के चांस मिनिमम होंगे। तो इस तरह से ये जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बने हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन की सप्लाई, ऑर्गन स्कैरसिटी को दूर करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा एप्लीकेशन है ये भी, ठीक है। देन उसके बाद में एक और एप्लीकेशन देखिए, ट्रांसजेनिक पिग भी है और भी है, शेप, फिश, गोट और भी कई सारे। इनमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन ट्रांसफर किया गया, HGH जीन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन। ये वही ग्रोथ हार्मोन जीन है जो सबसे पहले माइस में ट्रांसफर किया था। फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल माइस था, सुपर माउस बनाया गया, और उस ग्रोथ हार्मोन की वजह से माइस का साइज बढ़ गया, ऑलमोस्ट डबल, मोर देन डबल। तो जब उसका साइज बढ़ा, वो तो एक्सपेरिमेंट था, फिर हमने सोचा कि हम क्यों, जब साइज बढ़ रहा है तो हम इन जीन को उस एनिमल में ट्रांसफर करें जो एज ए नॉन वेजिटेरियन फूड में खाने में काम आता हो, और ये बड़े साइज के एनिमल होंगे तो फूड भी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो इनको ये शिप, गोट, पिग, ये जितने भी हैं ये सब नॉन वेजिटेरियन फूड में काम आते हैं। इनमें ग्रोथ हार्मोन का जीन डाला तो इनकी साइज बढ़ गई, अब लार्ज साइज के ये एनिमल बनने लगे, फिशेज वगैरह में भी डालेंगे, और इन लार्ज साइज के एनिमल को दे कैन बी यूज्ड एज फूड, इनको फूड की तरह काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए, मैंने कुछ 7-8 एग्जाम्पल बताया, 2 शिप के बताए, 2 काऊ के एग्जाम्पल हैं, गोट के एग्जाम्पल, पिग के एग्जाम्पल। ये सारे के सारे एनिमल्स जो हैं, इनमें जो जीन ट्रांसफ़र हुआ है, आप देखिए इनमें या तो मेडिकल पर्पस से मेडिसिन बनाने के लिए जीन ट्रांसफ़र हुआ है, या कुछ कमर्शियल पर्पस भी है। लेकिन आप देखिए प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप जब एनिमल में जीन ट्रांसफ़र करेंगे तो एनिमल बड़ा ही लेना पड़ेगा। यहाँ एक भी एग्जाम्पल माइस का नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फर्स्ट एप्लीकेशन था, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, और उसमें कोई माइस नहीं है। लेकिन हमने पहले ही कहा कि 95% तो माइस बने, वो जो 5% दूसरे हैं उनका है ये पहला एप्लीकेशन। अब कुछ और एप्लीकेशन देखें, हम एनसीईआरटी में कुछ और भी एप्लीकेशन दिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो अब जो अगले एप्लीकेशन, अब ये सारे देखो, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, नाम से दिख रहा है स्टडी, ये है रिसर्च स्टडीज, नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, ऑर्गेनिज्म की, ह्यूमन की नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की स्टडी करना। हमारा कौन सा जीन कैसे काम करता है, हमने ये तो पता कर दिया कि हमारे पास मिनिमम 30,000 जीन है, बहुत से जीन की अभी भी वर्किंग नहीं मालूम है। हमें ह्यूमन के जीन का जब फिजियोलॉजी, उसकी वर्किंग समझनी हो तो हम ट्रांसजेनिक बना सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ह्यूमन का कोई जीन और उसकी आपको वर्किंग समझनी, वो कैसे काम करता है, कैसे करेक्टर बनाता है, तो ह्यूमन के जीन को ह्यूमन की सेल में स्टडी करना ही बड़ा मुश्किल है। एक तो ह्यूमन की सेल कल्चर नहीं होती, ह्यूमन की सेल में वैसे बहुत सारे जीन है, हैप्लॉइड में 30,000 मानते हैं, डिप्लॉइड में 60,000 जीन हो जाएंगे। तो एक तो कल्चर नहीं हो रहा है, इतने सारे जीन हैं कि ह्यूमन के जीन की अगर हमें वर्किंग स्टडी करनी है तो ह्यूमन की सेल में उसकी वर्किंग करना, वो भी कल्चर करके, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में एक तरीका निकाला जाता है कि अगर हमें ह्यूमन के किसी जीन की वर्किंग स्टडी करनी है तो हम उस जीन को ह्यूमन की सेल में से निकाल के माइस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब माइस में वो एक्सटर्नल जीन अलग से ही दिखेगा आपको, उसने क्या प्रोटीन बनाया, कैसे क्या काम किया। तो ह्यूमन के जीन, उसके प्रोडक्ट, उसके वर्किंग की स्टडी करने के लिए उस जीन को माइस में ट्रांसफ़र करके वहाँ स्टडी करते हैं, और इस तरह से बहुत सारे ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए इस एप्लीकेशन में, क्योंकि यहाँ स्टडी हो रहा है, रिसर्च वर्क है, माइस काम आएंगे, बहुत सारे ट्रांसजेनिक माइस बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन डेवलप्ड, इट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, कि कोई जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, कैसे रेगुलेट होगा, एक जीन की वर्किंग स्टडी करना, नॉर्मल जीन जो हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजी में काम आते हैं उनकी स्टडी के लिए माइस बनाए। इसीलिए माइस बहुत सारे बने, 95% ज़्यादा माइस है वो इन कामों के लिए बने। ऐसे दूसरा एक एप्लीकेशन है फॉर द स्टडी ऑफ डिजीजेस, ठीक है, जेनेटिकल डिसऑर्डर की स्टडी। आप एक नॉर्मल जीन की स्टडी कर रहे हैं, ऐसे ही अगर किसी जीन से कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो आप डिसऑर्डर भी स्टडी कर सकते हो। एक जीन से कैसे डिजीज हो रही है, उसका पूरा प्लियोट्रोपिज्म, उसका पूरा सिंड्रोम कैसे बना, कैसे कैसे सिम्टम आए, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, आप डिजीज भी स्टडी कर सकते हो।
वो भी क्या करना है, उस डिजीज कॉजिंग जीन को भी माइस में डाल दो। माइस में वो ज़्यादा अच्छे से नजर, छोटा एनिमल है, इजीली स्टडी होती है। तो ह्यूमन में नॉर्मल जीन की स्टडी करनी हो या कोई डिजीज कॉजिंग जीन की स्टडी करनी हो, इसके लिए हम उसको माइस में ट्रांसफर करके ट्रांसजेनिक माइस बना करके स्टडी कर सकते हैं। और इस पर्पज से बहुत सारे ट्रांसजेनिक माइस बनाए गए हैं और इसीलिए 95% से ज़्यादा जो आ रहे हैं इसी वजह से आ रहे हैं। इसका हमारे पास एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है। जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कैन बी स्टडीड बाय डेवलपिंग ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एक है ओंको माउस। ओंको माउस जिसमें ओंको जीन ट्रांसफर किए गए ह्यूमन के। ओंको मतलब होता है कैंसर, कैंसर कॉजिंग जीन, कैंसर के मैकेनिज्म को समझना, उसको कंट्रोल कैसे करें। कैंसर की मैक्सिमम रिसर्च जो है ओंको माउस पे हुई। उन कैंसर कॉजिंग ओंको जीन को माउस में डाल दिया, इसको ओंको माउस कहा गया। अब ये कैंसर स्टडी की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा मैकेनिज्म हमें यहीं से पता चला। तो नॉर्मल जीन की स्टडी हो या डिजीज की जी स्टडी हो, इस पर्पज से भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनते हैं, मेनली माइस बनते हैं। माइस में स्टडी करना ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन है वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। अब ये जो दो एप्लीकेशन, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, केमिकल सेफ्टी और टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, एनसीईआरटी ने दो हेडिंग में दिया है। बेसिकली ये एक ही एप्लीकेशन है। आपको याद कीजिए पिछले चैप्टर में जो हमने कहा था कि हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। मान लो हमने जीन ट्रांसफर करके मेडिसिन बनाई, मेडिसिन बन भी गई, बायोरिएक्टर में है, फिर उससे सेपरेट करते हैं। उसके बाद मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, माइस पर, मंकी पर, ह्यूमन पर। मेडिसिन की अच्छे से पूरी टेस्टिंग होने के बाद ही हम उसको रिलीज करते हैं। टेस्टिंग का पूरा प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो उसी टेस्टिंग पर्पज से हम नॉर्मली जो एनिमल यूज करते हैं उसके बजाय हम ट्रांसजेनिक यूज करें, ये एक नया कंसेप्ट आया। एक्चुअली जैसे मंकी पर काफी मेडिसिन की टेस्टिंग होती है, ठीक है। अब मंकी पर टेस्टिंग इसलिए भी करते हैं, वो ह्यूमन लाइक होते हैं, काफी रिजेंबल करते हैं, तो उन पे जो रिजल्ट आएंगे वो ह्यूमंस पर भी आएंगे, यूं मान के चलते हैं। लेकिन इस टेस्टिंग के काम में एक बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें बहुत सारे एनिमल सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कई सारे एनिमल मारे जाते हैं। अब उसमें करते क्या है, आपने किसी डिजीज के अगेंस्ट को मेडिसिन बनाई, अब उसकी टेस्टिंग करनी है, तो पहले मंकी में वो डिजीज हम जानबूझ के प्रोड्यूस करेंगे, इन्फेक्शन कराएंगे, जो भी उसमें डिजीज प्रोड्यूस करेंगे, फिर हम अपनी मेडिसिन देंगे और देखते हैं कि वो कितना इंप्रूव हुआ, कितना ठीक हुआ, नहीं हुआ, ठीक है। तो यही होता है। अब जैसे आजकल हम देख रहे हैं कोरोना का वैक्सीन बन रहा है या मेडिसिन बन रही, जो भी बन रहा है, तो पेशेंट को लगा रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं। पहले ह्यूमन माइस पर, मंकी पर होता है, माइस पर भी हो जाता है, फिर नहीं तो ह्यूमन पर भी ट्रायल होता है। अब एक्चुअल में क्या, मंकी पर मेडिसिन ट्राई करने में कई बार दिक्कत ही आती है कि कुछ मेडिसिन तो ऐसी मिली जो मंकी पर बहुत अच्छा रिजल्ट शो करती है, ह्यूमन पर वो फेल हो गई। एक्चुअली मंकी क्या होते हैं, नेचुरल वाइल्ड एनिमल है, तो वो कई सारी डिजीज से वो तो रेजिस्टेंट होते हैं। तो आपने उसमें डिजीज प्रोड्यूस करी और मेडिसिन दी और मंकी ठीक हो गया, हमें क्या लगा मेडिसिन से ठीक हुआ, जबकि हुआ वो वास्तव में अपने रेजिस्टेंस से ठीक। और इस चक्कर में हमने मेडिसिन ह्यूमन पर अप्लाई करी, ह्यूमन में वो काम ही नहीं करती। ऐसे कई गलतियां होती हैं और इन टेस्टिंग में बहुत सारे एनिमल भी मारे जाते हैं। इन सब का एक रास्ता है कि अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएं तो छोटे छोटे इन एनिमल माइस वगैरह पर ही कर सकते हैं काम, और ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। इनमें क्या करते हैं, हम जीन ट्रांसफर करके पहले इनको सेंसिटिव बनाते हैं, इनकी इम्यूनिटी वीक करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंट एनिमल कभी भी टेस्टिंग में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। वो खुद ही रेजिस्टेंट है तो क्यों उसमें बीमारी होगी, ठीक है। उसको सेंसिटिव बनाते हैं, फिर उसमें टेस्टिंग करते हैं तो रिजल्ट बढ़िया आते हैं। और बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है वैक्सीन का, इसलिए वैक्सीन अलग से भी दे दिए हैं। ट्रांसजेनिक माइस यूज किया गया है सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो का जो ओरल वैक्सीन आज सब बच्चों को दिया जाता है, उसकी सेफ्टी टेस्टिंग माइस में हुई है, वो भी ट्रांसजेनिक माइस में, और बिल्कुल सक्सेसफुल है, सब जगह यूज हो रहा है। इसी सब लग रहा है कि हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म यूज करके इन बहुत सारे बड़े एनिमल्स की जान बचा सकते हैं। तो न केवल वैक्सीन, और भी मेडिसिन, दूसरे भी केमिकल, जो भी, ये दोनों एक ही चीज है, केमिकल सेफ्टी में भी वही चीज है, ठीक। हमने इसमें लिखा है कि सेंसिटिव ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डेवलप्ड बाय जीन ट्रांसफर एंड देन दे आर यूज्ड फॉर टेस्टिंग। सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे और फिर इनको हम टेस्टिंग में काम में लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर ये 5 एप्लीकेशन है। ये पांचों एप्लीकेशन, अब हेडिंग वाइज 5 है क्योंकि एनसीईआरटी ने 5 दे रखे हैं, अदरवाइज है तो 3 ही एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन प्रोडक्शन, जो हमने टेबल्स में एग्जाम्पल बताया। दूसरा एप्लीकेशन है स्टडी, रिसर्च स्टडी, जिसमें नॉर्मल जीन और डिजीज कॉजिंग जीन ये दोनों एक साथ ही आ सकते हैं। और तीसरा एप्लीकेशन है टेस्टिंग। ये टेस्टिंग चाहे मेडिसिन की टेस्टिंग हो या और भी किसी केमिकल की टेस्टिंग हो, इनमें तो चाहे तो 5 एप्लीकेशन बोलो चाहे 3 बोलो, टेस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इन अलग अलग काम में यूज होते हैं। इनमें से प्रोडक्शन वाले काम को हटाकर बाकी सारे में
माइस मेनली यूज होता है, इसीलिए बहुत सारे ट्रांसजेनिक मोर देन 95% तो माइस ही बने। तो ट्रांसजेनिक एनिमल किन किन पर्पज से बनाए, क्या उनका यूटिलिटी है, उनके यूजेस, उनके एप्लीकेशंस, ये अच्छे से ध्यान रखना और जो एग्जांपल बताएं वो याद रखिएगा। उसके बाद में ट्रांसजेनिक प्लांट हम एग्रीकल्चर के साथ ही कर चुके हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल थे। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की। हालांकि ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स का सेगमेंट अलग से एनसीईआरटी में नहीं है, ये हमारे दूसरे एप्लीकेशन के साथ साथ ही आ चुका है, तो हमने थोड़ा सा इसको वापस अलग करके आपको समझाने के लिए लिख दिया। और एक एग्जाम्पल इसमें मेन है, वो हमें आगे ध्यान रखना है। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स पर आते हैं। ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स मैक्सिमम इन नंबर, जितने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बने सबसे ज्यादा माइक्रोब ही बने, बताया भी था, बैक्टीरिया, ई कोलाई, इनमें हुआ। अकेले ई कोलाई में अलग अलग टाइम पर बहुत सारे जीन ट्रांसफर हुए। मैं ई कोलाई का एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ट्रांसजेनिक ई कोलाई में अलग अलग पर्पज से अलग अलग समय में बहुत सारे जीन ट्रांसफर हुए। ट्रांसजेनिक ई कोलाई विद ह्यूमन इंसुलिन जीन, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा, और ये इंसुलिन जीन से इंसुलिन मिलेगा, और ये इंसुलिन कहाँ काम आ रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज। केवल एक समरी लिखी है बस, ठीक है, ये तो ऑलरेडी पढ़ा ही था हमने इंसुलिन का। ट्रांसजेनिक ई कोलाई विद HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जीन, ग्रोथ हार्मोन का जीन भी ई कोलाई में डाला, ठीक है। अब इस ई कोलाई के कल्चर से ग्रोथ हार्मोन मिल रहा है, ये ग्रोथ हार्मोन ह्यूमन के काम आता है। जिन लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है, जिनकी हाइट कम रह गई है, उनको बाहर से दिया जाता है ये एज ए मेडिसिन, एंड इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म। जिनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, उनको कई बार हम ये हार्मोन बाहर से भी देते हैं, ठीक है। देन ट्रांसजेनिक ई कोलाई विद कैल्सिटोनिन जीन, ई कोलाई में कैल्सिटोनिन जीन ट्रांसफर किया गया। कैल्सिटोनिन को भी बल्क में प्रोड्यूस करते हैं हम, और ये कैल्सिटोनिन काम आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स, रिकेट्स के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ठीक है। ये तो कुछ मेजर जीन है जो मैं ई कोलाई में ट्रांसफर हुआ बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे और भी हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक ई कोलाई विद इंटरफेरोन जीन, इंटरफेरोन जानते हैं क्या है? इंटरफेरोन यूकैरियोटिक सेल नेचुरली बनाती है जब उसके अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है। हमारी बॉडी में जब वायरस का इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इंटरफेरोन बनाता है, और वो इंटरफेरोन जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हुआ उनके आसपास के सेल को उस वायरस से रेजिस्टेंट बना देता है। अब उस इंटरफेरोन के जीन हमने ई कोलाई में ट्रांसफर करके पहले से ही इंटरफेरोन बनवा लिए, और इन इंटरफेरोन को अब हम ह्यूमन में यूज कर रहे हैं ताकि ह्यूमन वायरल रेजिस्टेंट रहे। तो ये जो है, ये वायरल रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए इंटरफेरोन बनाए गए, उसका भी जीन ई कोलाई में डाला गया। ऐसे ट्रांसजेनिक ई कोलाई विद एंटीजन जीन, अलग अलग तरह के पैथोजन के एंटीजन के जीन ई कोलाई में डाले, और ई कोलाई से लार्ज क्वांटिटी में एंटीजन बनाया। इस एंटीजन को प्योर फॉर्म में सेपरेट करा, और ये एंटीजन आज हमारे लिए वैक्सीन की तरह काम आएगा। मैंने आपको बताया भी था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक से भी वैक्सीन बनते हैं। ये 3rd जनरेशन वैक्सीन है, डिजीज में भी आएगा आपके, ठीक है। ये 3rd जनरेशन है, आरडीएनए टेक्निक से बन रहे हैं। आज जो आप इंजेक्शन से वैक्सीन लगाते हैं तो वो एंटीजन तो डाल रहे हो बॉडी में, तो ये एंटीजन आजकल हम जीन ट्रांसफर करके इन माइक्रोब से बना रहे हैं। तो एंटीजन के जीन ट्रांसफर किए गए, और इससे फिर वैक्सीन प्रोडक्शन होता है। और ये एंटीजन के जीन ई कोलाई में भी ट्रांसफर हुए, दे आर आल्सो ट्रांसफर इन यीस्ट, यीस्ट में भी ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो ये तो केवल एक ई कोलाई इज जस्ट एन एग्जांपल, और भी माइक्रोब्स हैं, अलग अलग प्रोटीन, अलग अलग हार्मोन के जीन ट्रांसफर किए गए, ईस्ट में जीन ट्रांसफर हुए हैं, इनसे वैक्सीन बना रहे हैं हम, और भी कई तरह की मेडिसिन ऑब्टेन कर रहे हैं। माइक्रोब्स में हमने खूब सारे जीन ट्रांसफर किए। मैंने ये केवल ई कोलाई में जो मेन 4-5 अलग अलग जीन ट्रांसफर किए वो बताएं। अब कोई ये मत सोचना कि ये सारे जीन एक ही ई कोलाई में डाल दिए, नहीं, इंसुलिन जीन किसी और ई कोलाई में, ये सब अलग अलग में ट्रांसफर हो गए, और अलग अलग तरह से ये मेडिसिन बना रहे हैं। एक तो ट्रांसजेनिक माइक्रोब का ये एग्जाम्पल, इनमें से कई सारे तो हमारे आगे आ चुके हैं। इसके साथ साथ एक एग्जाम्पल एडिशनली और ध्यान रखिएगा, जिसका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जाने कितनी बार एआईपीएमटी में आ चुका है। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है सूडोमोनास पुटिडा। सूडोमोनास पुटिडा एक इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अमेरिका में बनाया था इसे, ठीक है। इसका एक कॉमन नाम है, इसे सुपर बग कहते हैं। ये अपने इस कॉमन नाम की वजह से बहुत पॉपुलर है, सुपर बग। कई बार तो ये आया विच इज नोन एज सुपर बग, नाम पूछा सूडोमोनास पुटिडा। इट वॉज डेवलप्ड बाय एन इंडियन साइंटिस्ट आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है, चक्रवर्ती ने इन्हें बनाया था। और ये मल्टीपल जीन ट्रांसफर का एग्जाम्पल है, मतलब इस बैक्टीरिया में एक से ज्यादा जीन ट्रांसफर किया आनंद मोहन, और एक बड़ा यूनिक बैक्टीरिया ट्रांसजेनिक तैयार किया। इसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे जीन ट्रांसफर किए जिससे इस बैक्टीरिया में हाइड्रोकार्बन को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी आ गई। अब हाइड्रोकार्बन पेट्रोल में है, तो ये बैक्टीरिया पेट्रोलियम डाइजेस्ट कर जाते हैं, और इस बैक्टीरिया का बहुत बढ़िया यूज है, ठीक है। ये एनवायरमेंटल वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने में काम आते हैं। हजारों गैलन्स में हजारों लीटर पेट्रोल, क्रूड ऑयल
पाइपलाइन के थ्रू ओशियंस में से जा रहा है, बड़े बड़े शिप ले जा रहे हैं और कई बार एक्सीडेंट से खूब सारा ऑयल बिखर जाता है, बड़े बड़े शिप पलट जाते हैं, तो लार्ज स्केल पर मैराइन पॉल्यूशन होता है। अब ये ऑयल जो पानी में बिखर जाता है हज़ारों लीटर, अब ये पानी में मिक्स भी नहीं होता, लेयर के फॉर्म में रहता है और जाने कितनी फिशेज और बहुत सारे मैराइन ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं। इस मैराइन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के पर्पज से इसे बनाया गया, उसको कई बार यूज भी कर चुके हैं। ये बैक्टीरिया वहाँ डाल दिया जाता है और ये बैक्टीरिया उस सारे क्रूड ऑयल पेट्रोल को डाइजेस्ट कर जाता है। इसके अंदर हाइड्रोकार्बन पेट्रोल डाइजेस्ट करने की एबिलिटी होती है, इसलिए इसको सुपर बग नाम दिया गया है। ठीक है, तो इट कैन डाइजेस्ट की खास बात क्या है, इट कैन डाइजेस्ट पेट्रोल और उसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू रिमूव ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ओशियंस। ऑयल स्पिल्स मतलब ऑयल जो बिखरा हुआ वहाँ से हटाने, ओशियंस में से इसको हटाने में काम आता है। ठीक है, मैराइन वाटर पोल्यूशन कंट्रोल कहा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसी तरह से एक टर्म आती है बायो रेमिडिएशन, मतलब किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से पोल्यूशन कंट्रोल, बायो रेमिडिएशन बायोलॉजिकल पोल्यूशन कंट्रोल, उसमें काम आता है। और एक बार को एग्जाम में ये भी पूछा गया कि इसमें कितने जीन ट्रांसफर हुए, तो ध्यान रखना इसमें 4 जीन ट्रांसफर किए थे, वो 4 अलग अलग प्लाज्मिड पर। मैंने कहा ना मल्टीपल जीन ट्रांसफर का केस है, और इसके अंदर 4 टाइप्स ऑफ जीन्स वर ट्रांसफर्ड ऑन 4 डिफरेंट प्लाज्मिड्स। और ये जीन अलग अलग तरह के हाइड्रोकार्बन डाइजेशन के जीन थे। एक है ऑक्ट जीन, डाइजेशन फॉर ऑक्टेन, देन जाइल जीन, डाइजेशन ऑफ जाइलिन, ठीक है, कैम जीन, डाइजेशन ऑफ कैम्फर, एंड नेह जीन, डाइजेशन ऑफ नेफ्थलीन। ऑक्ट, जाइल, कैम और नेह, ये 4 तरह के जीन ट्रांसफर किए गए। ये क्वेश्चन तो बहुत पहले BHU के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसमें 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं और लाइन मैंने एक एक करके लिख रखी। सबसे पहले इसका कॉमन नेम आता है सुपरबग। दूसरा कभी कभी पूछा जाता है साइंटिस्ट का नाम, आनंद मोहन चक्रवर्ती। तीसरी इसकी एबिलिटी पूछी जाती है कि व्हाट इज द पिक्युलरिटी ऑफ दिस बैक्टीरिया दैट इट कैन डाइजेस्ट पेट्रोल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया वो आया इसके यूज पर, इट इज़ यूज टू रिमूव ऑयल स्पिल्स फ्रॉम ओशियंस, पोल्यूशन कंट्रोल। और एक बार को नंबर ऑफ जीन भी पूछे गए, 4 टाइप्स ऑफ जीन वर ट्रांसफर। सुडोमोनास फुटिडा नाम से सबको पता होना चाहिए, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स का। ठीक है, मे नॉट बी देयर इन NCERT बट ये बहुत आता रहता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट के एग्जाम्पल में पहले बता चुका हूँ, हमने ट्रांसजेनिक एनिमल और ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स की बात की। ठीक है, NCERT में भी ज़रा देख लें तो NCERT के अंदर फिर भी आपको ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में आपको फिर भी मिल जाएगा। देखिए, ये हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पिछले लेक्चर में मेडिकल एप्लीकेशन में पढ़ा, उसके बाद में ये पेज नंबर 212 पर ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जनरल बातें जो मैं आपको बताई वही है। अब इसकी एप्लीकेशन दे रखे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के, जो अलग अलग तरह के जीन की स्टडी करनी है उसके लिए हमने जीन माइस में ट्रांसफ़र किया है, वही थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ दे रखा है। ठीक है, देन स्टडी ऑफ डिजीज़ कॉजिंग जीन के लिए भी हमने जैसे ओंकोमाइस वगैरह बनाया, ये दोनों में ज़्यादातर माइस यूज़ होते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ये वो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था कि हम लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल बायोलॉजिकल मेडिकल प्रोडक्ट बनाएं। इसमें एल्फामन एंटीटिप्सिन का एग्जांपल दिया है, रोजी काउ के बारे में बोल रखा है, थोड़ा बहुत चीज़ें दे रखी हैं। मैंने उसमें कुछ एग्जांपल ऐड करके आपको वो टेबल बना के दी थी। ठीक है, फिर वैक्सीन सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, ये दोनों एक साथ ही आते हैं। वैक्सीन में ट्रांसजेनिक माइस का एग्जाम्पल है, पोलियो वैक्सीन वाला, और ये बाकी केमिकल्स के लिए भी है जो मैंने कहा कि इनको हम जीन ट्रांसफ़र करके सेंसिटिव बनाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये 4-5 एप्लीकेशन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के दिए हैं। माइक्रोब्स के लिए अलग से NCERT में कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर के अंतिम हिस्से पर, लास्ट सेगमेंट पर। ठीक है, हमने एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन पढ़ लिया, ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स, उनके यूजेस, उनके एग्जाम्पल्स बता दिए। अब उसके बाद जब आप चैप्टर में लास्ट में आते हैं तो लास्ट के 1-1.5 पेज में NCERT में एक टॉपिक दिया हुआ एथिकल इश्यूज, वो थोड़ा सा डिस्कशन वाला पार्ट है, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। एथिकल इश्यूज, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी जब हम ख़त्म कर रहे हैं, कुछ टेक्नोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें एथिक्स की बात आती है। एथिक्स तो आप सभी समझते ही होंगे, मॉरल वैल्यूज, काम करने का तरीका, और केवल यही नहीं हर जगह आता है। इन एवरी प्रोफेशन, इन एवरी वर्क वी नीड सम एथिक्स। हम जब छोटे से बच्चा बड़ा होता है हमें घर पर कई चीज़ें सिखाते हैं, क्या अच्छी चीज़ है क्या खराब है, ये अच्छी आदतें ये खराब आदतें हैं। तो एथिक्स आर एक्चुअली द moral values. These are the standards which is decided by our own human community, that which work is good and which work is bad, क्या सही है क्या गलत है। और हमेशा कहा जाता है कि your work should be ethically correct, हम एथिकली सही होने चाहिए।
आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बिल्कुल एथिकल वे में काम करे, अनएथिकल करेगा तो लोगों की किडनियाँ निकाल देगा। हर प्रोफेशन, हर टेक्नोलॉजी में एथिक्स चाहिए। देखिए कोई भी काम, कोई भी टेक्निक जब तक एथिकली कर रहे हैं, हम सोच समझ कर रहे हैं तो वो हमेशा सही है। लेकिन जब कोई काम अनएथिकल हो जाए तो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बेकार है। प्रॉब्लम यहाँ क्यों डिस्कस करनी पड़ रही है? बायोटेक्नोलॉजी जितना अच्छा काम है, हमने इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाया आपको कि ये इस पर्पस से, उस पर्पस से कई चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन ये तब है जब आप इसको एथिकल वे में सही ढंग से यूज़ करें। अगर आप इसका अनएथिकल यूज़ करने लगे तो इसके नुकसान भी बहुत है। देखिए टेक्नोलॉजी हमेशा ह्यूमन ही बनाता है, ह्यूमन के लिए ही बनाता है, और उसका पर्पस होता है कि ह्यूमन का बेटरमेंट हो। लेकिन वो तब तक है जब तक आप एथिकल माइंड से काम कर रहे हैं। जब आप अनएथिकल हो जाओगे तो ये टेक्नोलॉजी आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाए। हर टेक्नोलॉजी में एथिकल अनएथिकल की एक फाइन बाउंड्री है और वो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो जब हम बायोटेक की बात कर रहे हैं तो बायोटेक में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं, और जीन ट्रांसफर में तो उसके अंदर जीन और इंसर्ट कर रहे हैं, उनका जीनोम डिस्टर्ब कर रहे हैं, नेचुरल नहीं रहे अब वो। तो ऐसे में तो एथिकल होना बहुत ज़रूरी है, और अगर ये अनएथिकल किया गया तो बहुत दिक्कत है। जैसे आप देखिए इस जीन ट्रांसफ़र टेक्निक से जहाँ बीटी कॉटन बनाया गया, इंसुलिन बनाया गया, और इंसुलिन से तो हज़ारों लोगों की जान बचती है, ये इसका एक एथिकल पॉजिटिव पार्ट था। लेकिन इसी टेक्निक से बहुत सारी यूजलेस चीज़ें बनी, बीटी ब्रिंजल बना दिया, बहुत सारे ऐसे और जीन ट्रांसफ़र हुए जिसका कोई ज़रूरत नहीं थी। देखा यह गया कि जीन ट्रांसफ़र टेक्निक का गलत इस्तेमाल होने लगा। बायोटेक की इन चीज़ों में एथिक्स होना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत नुकसान कर सकते हैं। और इसीलिए चैप्टर के एंड में थोड़ा बहुत एथिकल पार्ट दिया है। और जीन ट्रांसफ़र बायोटेक एथिकली रहे, इसके लिए एक रूल्स, रेगुलेशन, एक कंट्रोल बनाया गया, ठीक है। क्योंकि हर ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म अच्छा नहीं होता। हमने ट्रांसजेनिक क्रॉप की बात करी तो अच्छी तो है, लेकिन उसके भी नुकसान है। बीटी का देख लो आप, बीटी कॉटन बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन फिर आपने दूसरे प्लांट में भी डालने लगे तो उसमें फूड की टॉक्सिसिटी वाली बात है कि ह्यूमन में अंदर जाएगा इतना टॉक्सिक प्रोटीन तो क्या होगा। कॉटन तो नहीं खाते थे, दूसरे तो फूड क्रॉप थी, तो बीटी कॉटन में टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम है। अभी तक ढंग से हम इसको इसीलिए यूज़ ही नहीं कर पा रहे। और भी कई चीज़ें जो ये रेजिस्टेंट प्लांट हमने बना दिए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, पेस्ट रेजिस्टेंट, हो सकता है ये कल को सुपर वीड की तरफ फ्यूचर में हमसे कंट्रोल ना हो। एक्चुअली फ्यूचर में ये जो ट्रांसजेनिक्स हैं ये क्या कुछ करेंगे अभी अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे हैं। और इसीलिए बहुत कुछ स्टडी करके और इनके सारे इफेक्ट स्टडी करने के बाद ही इनको यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। क्योंकि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के लिए कहा जाता है इट इज़ ए जेनेटिक पॉल्यूशन। एक नया वर्ड आया, जेनेटिक पॉल्यूशन। जीनोम में आपने दूसरा जीन डाल दिया तो पॉल्यूशन तो हुआ ना, जेनेटिक पॉल्यूशन। और ये नेचुरल नहीं है, नेचर का जो स्पीशीज कंसेप्ट है वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। अब आप देखो, हम जब जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो जो जीन डिजायर्ड जीन हम उस पर ध्यान देते हैं। हमने मार्कर जीन भी तो ट्रांसफ़र किए थे। मार्कर जीन बाद में कोई काम नहीं आता, बट उस मार्कर जीन से बहुत सारी एलर्जी होती रहती है। मतलब इसके कई हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये जितने ट्रांसजेनिक्स हैं इनका पहले प्रॉपर स्टडी होना चाहिए, फिर ही हम इसको यूज़ करें। कौन सा हमारे काम का भी है, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए कुछ रेगुलेशन बनाए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्पज से GEAC बनाई। तो एथिकल पार्ट जो है, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट मैनिपुलेशन ऑफ जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय जीन ट्रांसफर टेक्निक may harm the organism and it must be done with regulation। ये ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी कर सकता है, नेचर को नुकसान करेगा, पूरे रेगुलेशन के साथ होना चाहिए। इट शुड बी एथिकल, नॉट अनएथिकल, ठीक है। सम एथिकल स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड। कुछ एथिकल ऐसे स्टैंडर्ड्स चाहिए विच इवेलुएट द मोरालिटी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन जो ये जीन ट्रांसफर कर रहा है वो कितना सही है, कितना नहीं है, इसके लिए कुछ एथिकल कोई रेगुलेशन तो चाहिए। और इसी पर्पज से therefore Indian government has set up an organization GEAC, Genetic Engineering Approval Committee। कई बार तो इसका फुल फॉर्म ही आता है। ये कमेटी बनाई गई which makes decision regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organism for public services। Actually GEAC का एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बना है। ऐसा हर कंट्री में कुछ ना कुछ अरेंजमेंट है, और इसमें बड़े बड़े साइंटिस्ट और साइंटिस्ट लोगों का एक ग्रुप है। ये एक तरह का सेंसर बोर्ड है। और इंडिया में कोई भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाना और उसको मार्केट में लाकर यूज़ करने में पहले इनकी परमिशन चाहिए। ये लाइसेंस देते हैं, और ये सेंसर बोर्ड की तरह साफ इंस्ट्रक्शन है कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हम जीन ट्रांसफ़र करके बना रहे हैं, अगर वो किसी और मेथड से बन सकता है तो बेवजह जीन ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। इनके पास बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सी रिजेक्ट कर देते हैं। हम जीन ट्रांसफ़र से केवल वही चीज़ें बनाएं जो वास्तव में हम किसी और मेथड से नहीं बना पा रहे।
जैसे इंसुलिन था, और इसीलिए आप देखिए बहुत लिमिटेड चीज़ें ही एक्सेप्ट होती हैं। इस तरह का एक सेंसर बोर्ड बनाया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। चीज़ें मार्केट में आने के बाद कॉमन पीपल नहीं पहचान पाएंगे कि हमारे काम की है, इससे क्या नुकसान है। कंपनीज अपना एडवर्टीजमेंट करती है, लोग खरीद लेते हैं, लेकिन अब मार्केट में आने से पहले ये लोग जज करेंगे कि ज़रूरी भी है या नहीं है। और बहुत पहले से, बरसों पहले बीटी कॉटन इन्होंने अलाउ किया, लेकिन दूसरी बीटी प्लांट्स अलाउ नहीं किए गए। इसी कमेटी ने 30 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन जो ऑल ओवर इंडिया में वर्ल्ड में है, लेकिन इंडिया में केवल 12 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन अलाउ करी। रिसेंटली इसी कमेटी ने बीटी ब्रिंजल इंडिया में आने से रिजेक्ट कर दिया, किसी कोई यूज़ नहीं था उसका। तो इस तरह से ये जांचना जरूरी है कि क्या ये चीज़ जो इंडिया में लाई जा रही है ये काम की भी है या नहीं। एक तरह का सेंसर बोर्ड है, इससे अननेसेसरी के जो जीन ट्रांसफर हुए वो हट जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या जीन ट्रांसफर का ये काम हर कंपनीज के रिसर्च लैब में हो रहा है, और कई कंपनीज हैं जो केवल अपना बिजनेस और अपना प्रॉफिट गेनिंग के लिए बेवजह के जीन ट्रांसफर करके नेचर को, नेचुरल बैलेंस को ख़राब कर सकती है। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी था और ये बनाया भी गया, ठीक है। और मॉडिफिकेशन जो हम जीन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा अगर हम और पार्ट देखें कि अनइथिकल क्यों हुआ। पहले नहीं होते थे इतने जीन ट्रांसफ़र, हालांकि इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ 20-30 सालों में अचानक से बहुत सारे ट्रांसजेनिक आने लग गए, खूब सारा जीन ट्रांसफ़र भी हुआ। तो देखा गया कि आखिर इतना जीन ट्रांसफ़र क्यों। तो जब उसका थोड़ा हमने और जांच की तो हमें कुछ और गड़बड़ियाँ पता चली, ठीक है। द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑल्सो क्रिएट्स एंड इंक्रीजेस द प्रॉब्लम ऑफ पेटेंटिंग द ऑर्गेनिज्म, जिसको कहते हैं बायो पेटेंट, बायो पेटेंट, ठीक है। ये एक और समस्या थी जिसने जीन ट्रांसफर और बढ़ा दिए। पेटेंटिंग सिस्टम समझने थोड़ा सा, पेटेंट वैसे नाम तो सुनते ही हैं, पेटेंट या कॉपीराइट कहते हैं, ऑनरशिप कहते हैं, ठीक है। आपने मान लीजिए कोई चीज डिस्कवर की, ये एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल पार्ट में कि कोई कंपनी ने कोई नया इन्वेंशन किया, किसी साइंटिस्ट ने कोई नया इन्वेंशन किया, तो वो इसे अपने नाम से पेटेंट कराता है। पेटेंटिंग गवर्नमेंट या ऑथराइज्ड एजेंसी देती हैं, और उसमें ये रहता है कि भाई ये एक नई चीज़ है जिसको इस पर्सन ने डिस्कवर किया और ये इसका ओनर रहेगा। अगर कोई और इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा तो पहले जो ये ओनर है इससे परमिशन लेगा। अगर वो इसका बिजनेस करके प्रॉफिट कमाता है तो उसका एक फिक्स पोर्शन, जिसको रॉयल्टी कहते हैं, वो उसको देंगे जिन्होंने टेक्निक बनाई। तो ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट या जो लोग काम कर रहे हैं उनके बेनिफिट के लिए था कि जो मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत का सही रिवार्ड मिले। इसके लिए पेटेंट सिस्टम लाया गया, और आज मार्केट में जितनी चीज़ें आती हैं सब पहले कॉपीराइट और पेटेंट होकर आती है। उसमें कोई बुराई नहीं, ठीक है। समस्या तब आई जब आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म का पेटेंट करना शुरू करा। नॉर्मल पेटेंट और बायो पेटेंट अलग है। नॉर्मल पेटेंट ये जितने प्रोडक्ट आते हैं उनके लिए, बायो पेटेंट मतलब पेटेंटिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का कभी पेटेंट नहीं होता था। ये माना जाता था कि जो नेचुरल ऑर्गेनिज्म और सारे ह्यूमन के लिए इसका कोई ओनर थोड़ी होगा। लेकिन ये गलत शुरुआत हुई अमेरिका में, और बायो पेटेंट दिया जाने लगा। जब बायो पेटेंट दिया जाने लगा तो ये लगा कि भाई पर्टिकुलर किसी कंपनी ने किसी प्लांट को मान लीजिए पेटेंट करा दिया, तो वो उसके ओनर हो गए। अब उस प्लांट से जो मेडिसिन या जो प्रोडक्ट बन रहा है वो केवल वही बना पाएंगे। दूसरा बनाए तो पहले उससे पूछेगा, रॉयल्टी देगा। इस तरह की बिजनेस वाली बातें आ गई, और ये एक प्रॉफिट गेनिंग बिजनेस दिखने लगा कि बढ़िया, इससे तो पेटेंट करा लो तो बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और इस चक्कर में पेटेंट करने की होड़ मच गई। बायो पेटेंट की पहली शुरुआत हुई थी अमेरिका में। मैंने आपको सुपर बग आनंद मोहन चक्रवर्ती का नाम बताया। आनंद मोहन चक्रवर्ती ने अपने इस सुपर बग को अमेरिकन पेटेंट ऑफिस में पेटेंट करने के लिए अप्लाई किया। पेटेंट ऑफिस से उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो गई कि भाई हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पेटेंट नहीं देते। लेकिन आनंद मोहन इस मामले को वहाँ कोर्ट में ले गए, और उन्होंने काफ़ी टाइम तक कोर्ट केस लड़ा, और ये साबित किया कि आपका रूल कहता है कि नेचुरल ऑर्गेनिज्म मस्ट नॉट बी पेटेंटेड। ओके, बट दिस सुपर बग इज नाउ नॉट द नेचुरल ऑर्गेनिज्म, it is a kind of object that I have prepared by transferring so many genes. तो ये नेचुरल नहीं है, ट्रांसजेनिक्स कांट बी नेचुरल। और आखिरकार कोर्ट को भी मानना पड़ा कि हाँ ट्रांसजेनिक नेचुरल नहीं है, तो उनका पेटेंट मिल सकता है। और इस तरह से पहला ऑर्गेनिज्म जो पेटेंट हुआ वो सुपर बग ही था। फिर तो ये एक अच्छा तरीका मिल गया। कोई एक मान लीजिए बहुत अच्छा प्लांट है जिससे अच्छी मेडिसिन मिलती है, अब अगर आप इसका पेटेंट करा लो तो सिर्फ आप ही कर पाओगे इस पर काम, तो पेटेंट यूं तो होगा नहीं। क्या करें कि एक आध जीन ट्रांसफर कर दो इसमें कोई सा भी,
जीन ट्रांसफर करने के बाद ये ट्रांसजेनिक हो गया, अब पेटेंट मिल जाएगा। इस तरह से पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए यूजलेस अनवांटेड जीन ट्रांसफर होने लगे। इसीलिए हमने कहा कि पिछले कुछ सालों में 1980s के बाद से ये पेटेंटिंग की वजह से जीन ट्रांसफर काफ़ी बढ़ा। तो ये बायो पेटेंट की एक और प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से भी ट्रांसजेनिक्स बढ़ा दिए कि जबकि इतनी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये सब एथिकल चीज़ें हैं और ये टेक्नोलॉजी के वो नेगेटिव पहलू हैं जो नहीं होने चाहिए थे। हर टेक्नोलॉजी को अगर आप एथिकली यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है, अनएथिकल करने लग जाओगे तो उसके बहुत नुकसान है। ठीक है, अब देखिए पेटेंटिंग ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिज्म, जो मैं बायो पेटेंट की बात कर रहा था, वाज नॉट अलाउड, बट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म और जीएमओ कैन बी पेटेंटेड। ठीक है, टू ऑब्टेन पेटेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर बिजनेस पर्पस more and more gene transfer was done and this is totally unethical, harmful for the nature। ठीक है, बिजनेस पर्पस से ऑर्गेनिज्म का पेटेंट ऑब्टेन करने के लिए हम इसमें बेवजह जीन ट्रांसफर करने लगे और इसलिए यूजलेस ट्रांसजेनिक बनने लगे। तो बायो पेटेंट की वजह से भी जीन ट्रांसफर का ये पार्ट बढ़ गया, ट्रांसजेनिक बेकार के बनने लगे। जीन ट्रांसफर टेक्निक अच्छी है, लेकिन आप उसको किस थीम पर और किस मोटो से कर रहे हैं उससे डिसाइड होगा कि ये प्रोडक्ट सही भी है नहीं। और इसीलिए आज भी कोई भी ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट आता है तो हम बड़ा डर के यूज़ करते हैं, पता नहीं इससे क्या हो जाने वाला। और उसकी चेकिंग जांच जरूरी है, टेस्टिंग ज़रूरी है। कई सारे रिजेक्ट भी होते हैं, फिर भी कई सारे आ भी गए हैं। ठीक है, बायो पेटेंट ने जहाँ एक तरह जीन ट्रांसफर बढ़ाए, बायो पेटेंट ने उसकी बजाय उसके साथ साथ एक और समस्या क्रिएट करी। बायो पेटेंट की वजह से बायो पायरेसी की एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो गई। थोड़ा सा में एनसीईआरटी में पायरेसी को लेकर के भी बात की गई है। पायरेसी क्या होता है? पायरेसी का मतलब ये कि किसी चीज़ का जो ओनर है उसकी बगैर परमिशन के आप उसकी चीज़ यूज़ करें, एक तरह से चोरी के बराबर है। आप पायरेसी तो सुनते होंगे कई बार। कॉपीराइट एक्ट जो होता है, किसी ने अपना किसी चीज़ का कॉपीराइट पेटेंट करा रखा है, अब उससे बगैर पूछे आप उसकी चीज़ यूज़ कर रहे हो तो वो एक तरह से पायरेसी। मूवीज़ और डीवीडीज़ में तो हम देखते ही हर जगह होती है। ठीक है, बिना परमिशन के अगर का एक ऑथर ने एक बुक लिखी है तो वो कॉपीराइट है, अब आप उसको यूज़ कर रहे हो बगैर उसके परमिशन के, तो ये भी पायरेसी। ठीक है, बाकी चीज़ों में पायरेसी हो रही है, ठीक है, उनके रूल्स रेगुलेशन है, कंट्रोल भी है। बायो पायरेसी ये एक और नई चीज़ है, बायो पेटेंट्स आई। जब आप देखो ये लिखने लगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जीन ट्रांसफ़र करके हम पेटेंट करा सकते हैं, तो जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं इन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट गेनिंग बिजनेस के लिए अननेसेसरी जीन ट्रांसफ़र करने शुरू किए। अब आप देखिए जो यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज़ हैं वहाँ तो क्या नेचर की वेजिटेशन लिमिटेड है, बट अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ में बहुत नेचुरल वेजिटेशन है। हमारे फॉरेस्ट में ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनका अच्छी अच्छी डिजीज़ और बड़ी बड़ी चीज़ों को ठीक करने में काम आते हैं। हमारा अपना ट्रेडिशनल नॉलेज है, हम हर्बल मेडिसिन पर काम करते हैं, हम आयुर्वेदा, होम्योपैथी, बहुत सी चीज़ें कि किस प्लांट का कहाँ यूज़ हो सकता है, कौन सी बीमारी ठीक करने में, ऐसे ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है। तो क्या होता है कि ये कंपनीज़ हैं ये इन चीज़ों से भी बिजनेस करने के पर्पज़ से क्या करती हैं, ये वहाँ उन कंट्रीज़ में जाकर वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे प्लांट्स वगैरह सेलेक्ट करके ले आते हैं बिना परमिशन के। अब उन प्लांट में बेवजह एक दो जीन ट्रांसफ़र करके उनको ट्रांसजेनिक बना देते हैं और फिर उसका पेटेंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे कि अब उस प्लांट से रिलेटेड जो मेडिसिन बनाए वो वही बना पाए। ठीक है, इस तरह से किसी कंट्री का, किसी जगह का कोई प्लांट जो वहीं पर ही ओरिजिनेट हुआ, वहीं के लोग हज़ारों सालों से यूज़ कर रहे हैं, उनसे बिना परमिशन के, वहाँ की गवर्नमेंट के बिना परमिशन के उनको ले आना, जीन ट्रांसफ़र करके उसका पेटेंट कराकर बिजनेस पर्पस से यूज़ करना, इसी को बायोपायरेसी कहते हैं। और इस तरह के बहुत सारे झगड़े होने लगे अमंग द कंट्रीज़, ये काम होने लग गया। बायोपायरेसी भी बायो पेटेंट, अगर आप पेटेंट नहीं दे रहे होते तो पायरेसी भी नहीं होती। तो जहाँ बायो पेटेंट ने एक तरफ जीन ट्रांसफ़र बढ़ाया वहीं पायरेसी भी बढ़ा। बायोपायरेसी क्या है? बेसिकली इट इज़ द यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम कंट्रीज एंड कंसर्निंग पीपल्स। तो बिना परमिशन के इन कंपनीज के थ्रू ऑर्गेनिज्म बायो रिसोर्स को यूज़ करना, ये बायोपायरेसी होती है। बायोपायरेसी होने लगी। बायोपायरेसी का तो सबसे बड़ा हंगामा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें मिलता है इंडिया से। ठीक है, 1994-95 के आसपास की बात है। ठीक है, 96-97 के आसपास की बात है। इंडियन बासमती राइस, वर्ल्ड की बासमती राइस की सबसे बेस्ट वैरायटी है बासमती राइस।
और फॉर्चुनेटली वो सिर्फ इंडिया में ही ग्रो होती है। अब जिस तरह का क्लाइमेट, सॉइल, कई चीज़ें, और बासमती पर खूब रिसर्च हो चुकी है। कई लोगों ने कोशिश कर ली अलग अलग कंट्री में दूसरी जगह लगाने की, नहीं लगा, और लगा तो भी वो एरोमा, वो फ्लेवर नहीं आया। बासमती इंडियन ओरिजिन का प्लांट है। उत्तरांचल, उत्तराखंड में जो हिमालयन बेल्ट है वहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। और आप देखो इंडिया में ही अपने आप में कई अलग अलग जगहों के राइस अलग है। इंडिया इज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द फील्ड ऑफ राइस। और इंडिया का वो बासमती राइस वर्ल्ड लेवल पर $1 बिलियन का बासमती का बिजनेस है, और वो इंडिया से कंट्रोल होता है क्योंकि ग्रो यही होता है। और ये चीज़ सबके नज़र में थी। एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन बासमती राइस को ले लिया और उसमें कुछ जीन ट्रांसफर करके एक नई वैरायटी के फॉर्म में पेटेंट करा लिया। उनका मकसद क्या था? थी तो वो भी बासमती। तो इंडिया का जो बासमती राइस का बिजनेस था उसके पैरेलल एक बिजनेस और खड़ा कर दी, ताकि इंडिया का बासमती राइस का बिजनेस खत्म हो जाए। हमारे फार्मर सबको दिक्कत होनी थी। तो जब ये पेटेंट हो गया तब हमें पता चला ये एक तरह का बड़ा बायोपायरेसी था। इस चीज़ का बहुत हंगामा मचा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस अमेरिका में केस फाइल किया कि बासमती का पेटेंट नहीं हो सकता, और अगर होता है तो इंडिया को पेटेंट मिलना चाहिए। एंड केस ऑफ पायरेसी, क्योंकि हज़ारों सालों से हमारे यहाँ बासमती उग रहा है, नेचुरल प्लांट ही हमारा ही। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद कुछ सालों में जाकर के ये पेटेंट कैंसिल हुआ, हम केस जीते। लेकिन जब पता चला, ये जब हंगामा हुआ, तो बाकी पूरे वर्ल्ड में भी बायोपायरेसी को लेकर अवेयरनेस आई। अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने रिसोर्सेज संभाले, तो पता चला किसी का प्लांट कोई पेटेंट करके बैठा, कोई कुछ बैठा, बहुत केसेस निकले। और जब हम बासमती राइस का तो पता चला ही चला। आप देखिए इंडिया में हर 5 किलोमीटर पर राइस की वैरायटी चेंज हो जाती है, इतना राइस वैरायटी इंडिया में, और बासमती इज वन ऑफ द बेस्ट वैरायटीज। ठीक है। उसके बाद हमारे पास इतने सारे हर्बल मेडिसिनल प्लांट हैं जो इंडिया में ही ग्रो होते हैं, और उनको भी अलग अलग जगह पेटेंट। पता चला कि नीम प्लांट को अमेरिका में पेटेंट कराया गया। नीम 1000 से ज़्यादा बीमारी ठीक कर सकता है। टर्मरिक, हल्दी, नीम, हल्दी, करेला, और भी मेडिसिनल प्लांट, या ये बासमती राइस, ऐसे कई एग्जाम्पल थे जो अलग अलग जगह पर पेटेंट हो रखे थे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सब के पेटेंट को कैंसिल भी करवाएं, और इंडियन गवर्नमेंट रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नाम से पेटेंट, मतलब ये फालतू की चीज़ें थी, अननेसेसरी। अगर बायो पेटेंट ही शुरू नहीं होता तो न तो जीन ट्रांसफ़र बढ़ते, न पायरेसी की चीज़ें आती। लेकिन एक गलत चीज़ से कई गलत चीज़ें होती रहीं। ये टेक्नोलॉजी के वो अनएथिकल काम हैं जो नहीं होने चाहिए थे। तो हमने चैप्टर के एंड में बस बेसिकली उन्हें एथिक्स पर ही बात कर रहे हैं कि देखो अगर अनएथिकल होगा तो कितना चीज़ें बिगड़ सकती हैं। ठीक है। बायोपायरेसी में वन ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ बायोपायरेसी इज इंडियन बासमती राइस which was patented by an American company in 1997. ठीक है। many attempts have been made to patent Indian traditional herbal medicine. राइस के अलावा भी हमारी जो हर्बल मेडिसिन है उनको पेटेंट करने की भी खूब कोशिश हो चुकी है, जैसे टर्मरिक है, नीम है, इन सब का। हालांकि इनमें से बहुत सारों को वापस पेटेंट कैंसिल करा के लाया गया है, सब कुछ किया गया, लेकिन तब भी ये एक अनएथिकल चीज़ थी, यूजलेस चीज़ें हैं, अननेसेसरी। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको बायो पेटेंट क्या होता है, बायोपायरेसी क्या होता है, इन सब चीज़ों, इनकी डेफिनेशन, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो ध्यान रखना। ये तो इंडियन प्लांट्स थे। हमसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी तो अफ्रीका में, और अफ्रीकन कंट्रीज जो छोटे छोटे पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ से तो कई अच्छे प्लांट्स, कई अच्छी मेडिसिन यूरोप और अमेरिका में पायरेट हुई है, पेटेंट हो गई, और उन कंट्रीज़ और उन लोगों को कोई कंपनसेशन, कोई रॉयल्टी नहीं दी जाती है, और पायरेसी के खूब सारे केसेस हैं। इंडिया से तो फिर भी हम कई चीज़ें वापस लड़ झगड़ के ले भी आए। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसके लिए रूल्स बना रखे हैं, पेटेंट बिल बना है, फिर उसमें अमेंडमेंट भी हुए ताकि पेटेंटिंग से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल किया जा सके। ये एनसीईआरटी का ही पार्ट है कि इंडियन पार्लियामेंट हैज़ रिसेंटली क्लियर सेकंड अमेंडमेंट इन इंडियन पेटेंट बिल, ताकि ये बायोपायरेसी और इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये आपका सारा अनएथिकल पार्ट था। टेक्नोलॉजी के लास्ट में हम एथिक्स की बात इसीलिए कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी मस्ट बी एथिकल। अनएथिकल होने पर इसके नुकसान कई सारे हो सकते हैं। ठीक है। ये जो एथिकल इश्यूज़ मैंने आपको बताए एनसीईआरटी में, अगर हम इसको देखें, मैंने उन्हीं में से ये एक्सट्रैक्ट थोड़ा बहुत आपको बताया है। ठीक है। एनसीईआरटी में आपको इसको लास्ट में मिलेगा, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बाद ये एथिकल इश्यूज़। इसको पढ़ लीजिएगा एक बार कि एथिकल इश्यूज़ क्या कुछ हैं। जीईएसी के बारे में दे रखा है जो मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद चैप्टर के लास्ट पेज में आपको ये पूरा वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। ये बासमती राइस के बारे में लिख रखा है कि इंडिया में ही 2 लाख से ज़्यादा राइस की वैरायटीज़ हैं, और उसमें से 27 तो डॉक्यूमेंटेड बासमती की वैरायटी जो इंडिया के अलावा कहीं ग्रो ही नहीं होती। और इतना सब कुछ एविडेंस होने के बाद भी इंडियन बासमती राइस को अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा लिया जीन ट्रांसफ़र करने के बाद। ठीक है। तो ये बायोपायरेसी के बारे में ये चीज़ें जो बता रहे हैं।
ठीक है। और भी दूसरे है टर्मरिक और नीम और इनके बारे में दिया गया है। बायोपायरेसी की डेफिनेशन है, ये पढ़ लीजिएगा एक बार। और लास्ट में कुछ रूल्स रेगुलेशंस दे रखे हैं, ये चैप्टर का एंड का पार्ट है। एक पेज में ये एथिकल पार्ट को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। आपको जीईएसी और उसका क्या रोल है ये ध्यान होना चाहिए। बायो पेटेंट क्या चीज़ होता है, बायोपायरेसी क्या है, बायोपायरेसी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं। जो एथिकल पार्ट है चैप्टर का लास्ट में, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनकी डेफिनेशंस वगैरह, इनके एग्जांपल्स वगैरह ध्यान रखिएगा। तो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक का चैप्टर। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक का चैप्टर कंपैरेटिवली एक छोटा सा चैप्टर है, जिसमें एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स है। इसमें से आप बीटी, कॉटन और निमेटोड रेजिस्टेंस अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेडिसिनल एप्लीकेशन है, जिसमें इंसुलिन है, जीन थेरेपी है, मॉलिकुलर डायग्नोसिस है, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल के एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के एग्जाम्पल, जिसमें सुडोमोनास, पुटीडा, सुपरबग, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और लास्ट में फिर एथिकल पार्ट है कि ये एथिकल पार्ट और उनके कुछ डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा। मतलब एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो पूरा चैप्टर मुश्किल से हाफ एन आवर में, आधे से 1 घंटे में रिवाइज हो जाता है। और इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें। बायोटेक की यूनिट के कुल मिलाकर 2 चैप्टर थे, बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक एप्लीकेशन। बहुत बेसिक, बहुत स्पेसिफिक चैप्टर हैं। इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक ही डिस्कस की गई है विद एनसीईआरटी। मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी के साथ साथ ही चलें ताकि कहीं कोई अलग न दिखे आपको। और दोनों चैप्टर को 2 घंटे 3 घंटे में आराम से कभी भी रिवाइज कर सकते हो और कई बार करना है। अगर हम इस बार के नीट 2020 का भी देख लें तो बायोटेक से अकेले से इन 2 छोटे छोटे चैप्टर से 8 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन, ठीक है। जिसमें से 5 क्वेश्चन जो हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में से, और 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से रिसेंटली आए, ठीक है। आप देखिए 2 छोटे से चैप्टर, आपने भी देखा होगा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में, रिवाइज करने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है और बिल्कुल इजी गोइंग है। जो क्वेश्चन आए हैं वो भी ऐसे हैं कि एक भी गलत ना हो। तो बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये, मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। बिल्कुल एनसीईआरटी को और अपने क्लास नोट्स को साथ रख करके पढ़ें और फटाफट कई बार रिवाइज भी करें, ठीक है। तो ये आपके बायोटेक की पूरी यूनिट थी, अच्छी तरह इसको तैयार करें। थैंक यू।